गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ्स टीचिंग की बात करेंगे, गणित शिक्षण की बात करेंगे और गणित शिक्षण में हम शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे आज। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गणित शिक्षण होता क्या है। तो देखिए, गणित शिक्षण का मतलब है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर होता है वो कुछ ऐसी विधियों का इस्तेमाल करता है जिससे बच्चा आसानी से क्लास में उनका ध्यान आकर्षित हो और वो आसानी से उस बात को समझ सके कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो वो उसमें बोरियत महसूस ना करे और इंटरेस्ट के साथ में उस टॉपिक को पढ़े। तो उसके लिए टीचर शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करता है। तो हम ये देखेंगे कि शिक्षण विधियाँ होती क्या है। सबसे पहले गणित शिक्षण विधियों के बारे में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, शिक्षण विधि का अर्थ क्या पढ़ाना है। तो शिक्षण विधि का मतलब ये होता है कि क्या पढ़ाना है बच्चों को और बच्चों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। अब कोई टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास के अंदर, तो उसको पढ़ा तो रहें, लेकिन उसको पढ़ाएंगे कैसे, वहाँ पर उसको प्रस्तुत कैसे करेंगे बच्चों को, जिसको बच्चे आसानी से उस टॉपिक को समझ सके। तो क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और यह विज्ञान पढ़ाने या सिखाने का एक रास्ता है। तो ये एक रास्ता है कि हम किसी भी चीज़ को, विज्ञान को पढ़ाएं या गणित को पढ़ाएं, तो वो पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं। तो उसके लिए एक रास्ता जो होता है वो कौन होता है, गणित शिक्षण। जो पेडागोजी जो हम पढ़ते हैं वो पेडागोजी इसलिए पढ़ते हैं कि वो बच्चों को जब कोई टॉपिक उससे संबंधित पढ़ाया जाए तो वो टॉपिक उसको आसानी से समझ में आ सके। तो ऐसे कई अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल टीचर करता है, जिससे बच्चे अलग अलग IQ वाले होते हुए भी उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए आगे, स्पेंसर ने गणित शिक्षण के बारे में क्या कहा। स्पेंसर ने कहा कि ये यथासंभव बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि यथासंभव बच्चों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए फुसलाया जाए। तो क्लास के अंदर कम बताएं और ज़्यादा बच्चों से ही खोजने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, फुसलाएं उनको, जिससे बच्चे अपना खुद क्रियाशील रहकर वो खोजे किसी चीज़ को और उसके बारे में समझे। तो स्पेंसर की ये परिभाषा शिक्षण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो उन्होंने ये परिभाषा दी थी, तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसने दी थी ये परिभाषा, स्पेंसर ने दी थी। स्पेंसर ने कहा है कि यथासंभव बच्चों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए फुसलाया जाए। फिर एक परिभाषा है जो शिक्षण विधियों के बारे में दूसरी परिभाषा दी है, टेलीरन ने दी है। और टेलीरन ने ये परिभाषा जो दी है, विधि शिक्षक की शिक्षक होती है। शिक्षक की क्या होती है, शिक्षक, क्योंकि शिक्षक भी इस्तेमाल करता है किसी भी विधि का, और विधि का जब इस्तेमाल वो करता है तो वो उसकी शिक्षक हो जाती है, क्योंकि वो एक शिक्षक कैसे पढ़ाए ये रास्ता जो तय करता है वो शिक्षण विधि तय करती है। शिक्षण विधि के द्वारा उस रास्ते पर चलना पड़ता है, जिससे उसके प्राप्य उद्देश्य पूरा हो सकता है, बच्चे आसानी से जिस चीज़ को समझ सकते हैं। इसलिए शिक्षण विधि शिक्षक की शिक्षक होती है। फिर है, किसी विधि का चयन करते समय एक शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर कोई भी शिक्षक है वो अगर किसी भी विधि का चयन कर रहा है पढ़ाने के लिए, तो वो शिक्षक किन किन बातों का ध्यान रखे, उसके लिए है क्या पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाए, किसे पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है। ये मुख्य से 4 बिंदु है जो शिक्षक को सोचने पर मजबूर करते हैं क्लास में जाने से पहले कि मुझे क्या पढ़ाना है। अगर उसने ये तय कर लिया कि मुझे ये पॉइंट पढ़ाना है क्लास में, तो उसको क्यों पढ़ाएं, बच्चों को क्यों पढ़ाएं, उससे क्या होगा, बच्चे इससे क्या उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे, तो वो इसके बारे में टीचर पहले से ही सोच ले। कैसे पढ़ाया जाए, अगर उसने ये तय कर लिया कि मुझे ये पढ़ाना है, तो उसको कैसे प्रस्तुत करूँगा बच्चों के सामने, तो ये कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में वो सोचेगा। फिर किसे पढ़ाना है, अब
जब पढ़ाने जा रहा है उसने तय कर लिया और इस किस शिक्षण विधि से ही उसको पढ़ाना है, तो उसके बारे में बाद में ये सोचेगा किसे पढ़ाना है, तो कौन सी क्लास है, किस तरह के बच्चे हैं, तो किसको पढ़ाने जा रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें अगर उसने सोची है तो कोई वो ऐसी शिक्षण विधि का चयन करेगा जिससे वो उन बच्चों को सर्वोत्तम प्रकार से पढ़ा सके। तो इस तरह से क्लास में जाने से पहले इन पॉइंट पर वो विचार करता है। तो ये है किसी भी विधि का चयन। अगर किसी भी विधि का वो चयन करेगा तो चयन करने से पहले उसको इन 4 पॉइंट पर सोचना पड़ेगा। तो 4 पॉइंट कौन से हो गए कि उसको क्या पढ़ाना है, उसको कैसे पढ़ाना है, उसको किसे पढ़ाना है और उसको क्यों पढ़ाना है। ये सारे बिंदु पर अगर उसने अच्छी तरह से गहन विचार कर लिया तो उसकी जो विधि का चयन करेगा वो सर्वोत्तम प्रकार की विधि होगी जिससे बच्चे आसानी से उसको समझ सकेंगे। फिर आगे देखो, हर्बर्ट स्पेंसर। फिर हर्बर्ट स्पेंसर आ गया। इसने हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बताया है, इनके अनुसार शिक्षण विधि निम्न सूत्रों पर आधारित होनी चाहिए। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कुछ शिक्षण सूत्र दिए हैं। उन शिक्षण सूत्र के अकॉर्डिंग अगर कोई शिक्षण विधि है तो वो सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षण विधि होती है। तो उनकी जो शिक्षण विधि के सूत्र हैं वो सूत्र एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि निम्न में से शिक्षण सूत्र है या निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमें शिक्षण सूत्रों के बारे में ध्यान रखना है और आगे जाकर ये शिक्षण सूत्र हर विधि में कहीं ना कहीं अप्लाई भी किए जाते हैं। तो हमें हर विधि में ये शिक्षण सूत्रों को देखना भी होगा। तो इनके जो शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्व अधिगम पर बल, और 7वां है विधि रुचिकर। ये 7 पॉइंट बताए। एक तरह से ये शिक्षण सूत्र बताए उन्होंने कि कोई भी शिक्षण विधि है उनमें ये इनमें से ज़्यादातर पॉइंट होने चाहिए या ज़्यादातर शिक्षण सूत्र इस्तेमाल होने चाहिए। तो पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से हम ज्ञात चीज़ को देखकर यानी कि पूर्व अनुभवों को लेकर बच्चों के और नए विचारों की तरफ बढ़ते हैं, तो वो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल से कठिन की ओर, तो कोई भी कभी भी टीचर जब क्लास में पढ़ाता है या जो पाठ्यक्रम होता है हमारा वो भी सबसे पहले सरल विषय होते हैं और सरल से फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ते हैं। तो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। कोई भी पॉइंट हम पढ़ाने जा रहे हैं तो हम उसकी पहले सामान्य बातें बताएंगे, सरल बातें बताएंगे, फिर उसके धीरे धीरे कठिनता लेवल की ओर चलेंगे। निश्चित से अनिश्चित की ओर है तो निश्चित चीज़ बताकर फिर उसके बाद में कोई अनिश्चित चीज़ निकालते हैं। तो गणित में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त चीज़ों को बताकर फिर उसके बाद में धीरे धीरे अमूर्त चीज़ों को बताया जाता है। तो उनको मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाया जाता है बच्चों को। प्रत्येक से अप्रत्यक्ष की ओर,
और स्व अधिगम पर बल दिया जाता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खुद अधिगम करें। खुद ये नहीं कि शिक्षक ही बताता है क्लास में और बच्चे अक्रियाशील हो जाएं। तो कोई भी शिक्षण विधि होती है उसमें जो पढ़ाया जाता है टॉपिक, उसमें बच्चे ज़्यादातर खुद अधिगम करें। तो स्व अधिगम पर बल देना चाहिए। और फिर है विधि, कोई भी विधि हो तो ऐसी विधि नहीं हो कि बोर हो जाए बच्चे, तो विधि रुचिकर भी होनी चाहिए। इस तरह से ये शिक्षण बिंदु है, ये इस तरह से शिक्षण सूत्र हैं। ये शिक्षण सूत्र कोई किसी भी शिक्षण विधि में अगर इस्तेमाल होते हैं तो वो सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षण विधि होती है। अब देखिए शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। शिक्षण विधियों का वर्गीकरण भी किया गया है कि शिक्षण विधियों को 2 भागों में बांटा है। और ये कई बार यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। निम्न में से बाल केंद्रित विधि है, निम्न में से शिक्षक केंद्रित विधि है। तो बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित विधियाँ भी होती है। तो सबसे जो सर्वोत्तम प्रकार की जो शिक्षण विधि होती है वो बाल केंद्रित विधि होती है। शिक्षक केंद्रित विधि कभी भी सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षण विधि नहीं होती है। तो इस तरह से शिक्षण विधियों को भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। तो पहली है बाल केंद्रित और दूसरी है शिक्षक केंद्रित। बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। तो बाल केंद्रित शिक्षक विधि कौन कौन सी है और शिक्षक केंद्रित विधि कौन कौन सी है, ये भी हमें पहचान करवाई जाए तो हम आसानी से पहचानें। तो वो कैसे हैं? पहली है प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, होरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि। इस तरह से ये कुछ विधियाँ बताई है जो बाल केंद्रित विधि है। इसमें बच्चे सक्रिय रहकर काम करते हैं। तो ये सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षण विधियाँ हैं। तो कौन कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि, इसमें बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो वो स्वतंत्र रहकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। शिक्षक इसमें एक तरह से निर्देशक की तरह काम करता है, वो ओनली निर्देश देता है और बच्चे पूरा प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। इसी तरह समस्या समाधान विधि है, बच्चों को समस्या दे दी जाती है तो बच्चे उस समस्या का समाधान करते हैं। तो पूरी तरह से वो खुद उसमें सक्रिय रहकर काम करते हैं। इसी तरह होलिस्टिक विधि है, होलिस्टिक को खोज विधि भी कहते हैं। तो ये खोज विधि है, प्रायोजना विधि है, ये होलिस्टिक विधि के ही नाम होते हैं। तो ये विधि भी कैसी होती है? पूरी तरह से बाल केंद्रित विधि है। फिर है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में बच्चे सक्रिय रहकर प्रयोग करते हैं और अपने निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, तो वो भी एक बाल केंद्रित विधि हो गई। इसी तरह आगमन निगमन विधि है जो गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होती है। तो आगमन निगमन विधि में भी बच्चे सक्रिय रहकर काम करते हैं। इसी तरह से विश्लेषण संश्लेषण विधि है। ये विश्लेषण संश्लेषण विधि जो रेखागणित में अधिकतर काम में ली जाती है, तो ये विधियाँ भी बाल केंद्रित विधि है। तो इस तरह से ये बाल केंद्रित विधियाँ हैं। और इसी तरह से शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं, वो है व्याख्या विधि, दूसरी है प्रदर्शन विधि, व्याख्या प्रदर्शन विधि, ऐतिहासिक विधि।
तो इस तरह से कुछ विधियां हैं जो पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित विधियां हैं। व्याख्या विधि है, तो बच्चों ये उच्च की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, उच्चतर कक्षाओं को पढ़ाने के लिए ज़्यादा काम में ली जाती है। इसमें शिक्षक पूरी तरह से सक्रिय होता है, बच्चे एक मूक श्रोता के रूप में बने रहते हैं और सुनते हैं मात्र। तो व्याख्या विधि है जिसमें जो बड़ी कक्षाएं होती है उसमें सिलेबस को पूरा करवाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पाठ्य वस्तु को पढ़ाया जा सकता है, तो व्याख्या विधि होती है। प्रदर्शन विधि है, तो टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ाता है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर कोई चित्र है या कोई मॉडल है, उसको अगर वो बताना चाह रहा है, उसको समझाना चाह रहा है, तो वो किसके द्वारा प्रदर्शन करके बता सकता है, तो उसको प्रदर्शन करके व्याख्या का ही इसमें यूज लेगा। फिर व्याख्या प्रदर्शन विधि है, तो व्याख्या प्रदर्शन विधि इन दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें कोई चीज़ को दिखाया गया विषय उसके बारे में उसको वो बच्चों को बताएगा, बच्चे मात्र सुनेंगे। तो इन सब में सुन रहे मात्र। ऐतिहासिक विधि है, ऐतिहासिक तो इतिहास को बताने के, इतिहास को पढ़ाने के लिए जो विधि इस्तेमाल होती है ऐतिहासिक विधि, ये विधि भी पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है। और इन सभी विधियों में कहीं ना कहीं व्याख्या विधि भी काम में ली जा रही है। तो इस तरह से हमने शिक्षण विधियों का वर्गीकरण देखा है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि बाल केंद्रित विधियाँ कौन सी है और शिक्षक केंद्रित विधियाँ कौन कौन सी है। तो दोस्तों अब देखेंगे कि ये जो शिक्षण विधियाँ हैं इनमें जो मुख्य हम शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे और हम उनको कैसे याद रख सकते हैं वो हम देखेंगे। तो दोस्तों ये शिक्षण विधियों का क्लासिफिकेशन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।